अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाक भारत कशीदगी के हवाले से आने वाले कुछ दिन बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की असेसमेंट है कि भारत इन्हीं दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहाना कदम उठा सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर हैं और वो भारत की किसी भी जारियत का दुगनी ताकत से जवाब देंगी। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है और इससे खदशा बढ़ रहा है कि दोनों एटमी क़ुव्वतों के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ जाएगी। और अब से कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में अहम सिक्योरिटी इजलास खत्म हुआ है और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी देते हुए कहा है कि उन्हें पहलगाम हमले के जवाब में तरीक़ाकार, अहदाफ और वक्त का तयन करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। भारतीय हुकूमत नाम लिए बगैर पाकिस्तान में कार्रवाई का इंदिया दे रही है, मगर वो अब तक पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत सामने नहीं ला सकी है और ना ही अपने अवाम के सामने वाक़े की तफसीलात रख रही है, जिससे एक हफ्ते बाद भी ये मुअम्मा हल नहीं हो रहा है कि पहलगाम वाक़े में बराह रास्त किस तंजीम का हाथ था, हमलावर कहाँ से आए थे और कहाँ वापस चले गए। मकबूजा कश्मीर में इतने बड़े क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन के बावजूद भारतीय फौज अब तक हमलावरों का सुराग लगाने में नाकाम क्यों है। भारत या तो इन अहम तरीन सवालों के जवाब को छुपा रहा है या फिर अब तक इन सवालों के जवाब ही नहीं ढूंढ पाया है। मगर पाकिस्तान जहां ये पेशकश कर रहा है कि भारत पहलगाम वाक़े के सबूत दिखाए, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं पाकिस्तान ने आज भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के अहम शवाहिद दुनिया के सामने रखे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज मीडिया को ब्रीफिंग दी और जहलम से पकड़े गए दहशतगर्द की तफसीलात बताईं। उसके भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर से राब्तों, पैसे की मुंतकली और मनसूबाबंदी के शवाहिद पेश किए। DGISPR ने कहा कि 7 दिन हो गए हैं भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात के कोई सबूत फराहम नहीं किए, लेकिन भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाते हुए पाया गया है। 7 days have passed since Pahalgam incident. There have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan. IDs and other materials are being provided to terrorists. This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. 25 April, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. एक ID, 2 मोबाइल फोन्स थे, 70,000 रुपीस कैश। उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ, 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसका जो हैंडलर है, कोड नेम सिकंदर, he is basically a junior commissioned officer of Indian Army, सूबेदार सखवंदर। सेल को इसके हैंडल कर रहा है। दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। सर्विंग नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार अमित की शक्ल देख सकते हैं और ये आप एक और यूनिफॉर्म में एक और इंडियन आर्मी सोल्जर की शक्ल देख सकते हैं। दीज आर दी पीपल अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। दिस इज इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये जो दहशतगर्द है, इसने 4 यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात किए। DGISPR ने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान में अपने एसेट्स को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी लाने का टास्क दे दिया है। पोस्ट पहलगाम ही वाज शेयर्ड ए लोकेशन नियर नदाला। वो ID जो सी है वो वहां से कलेक्ट करता है। दीज आर सर्विंग जूनियर कमीशन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हों, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ। दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर terrorism. To post Pahalgam, they tasked all their assets, the terrorists operating in Balochistan, and we have credible intelligence for that. The Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cells, जिस तरह का ये आपके सामने पेश किया मैंने, to increase their activity. उसकी manifestation आपको नजर आई। The largest तश्कील that came and attacked from cross border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of the Indians. 71 have been killed so far. इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी उसके होते हुए the nation is standing tall and staring into the eyes of this challenge on daily basis. And that's why we tell you that nothing can undo this Pakistan. इसके अलावा आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए कहा कि भारत जाफर एक्सप्रेस हमले में भी मुलव्विस था। आने वाले दिनों में सबूत सामने रखेंगे। अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो इसका दुगना जवाब दिया जाएगा। भारत अटैक करने की पोजीशन में या ऐसे उनका मीडिया कह रहा है, तो रद्द अमल देने के लिए पाकिस्तान क्या करेगा? एक का दो कोई उनकी तरफ से कोई किया गया है बॉर्डर्स के अंदर दाखिल होने का मामला? इस टाइम मॉनिटर कर रहे हैं सारा कुछ। अगर कोई चीज़ आएगी तो फिर उसका जवाब उसी तरह मिलेगा। बलूचिस्तान में अब वो कितना इन है अभी तक फिलहाल? हम इंशाल्लाह ताला जलाल साहब आपको मेरे ख्याल में अगले दिनों में किसी वक्त एविडेंस देंगे जो सारे
हमारी ट्रेन पे जो अटैक हुआ था उस पर किस किस तरीके से इन्वॉल्व थे, लाल साहब इंशाल्लाह अगले दिनों में आपको इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग का प्लान कर रहे हैं। तो बाकी ईरान ने जो सालसी का कहा है, एक अच्छा मुस्बत पेशरफ्त इसमें हुई है, तो सालसी के लिए अगर कोई ममालिक साथ देते हैं तो पेशरफ्त होगी मुस्बत। अगर कोई आता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया जाएगी, क्योंकि बात तो हुई थी नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट कोई इवेंट में इंडिया के साथ नहीं होगा जाना, उनके साथ इंडिया नहीं जाएंगे। जबकि आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन ने भी कहा कि पाकिस्तान के पास जाफर एक्सप्रेस हमले के बारे में काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद हैं कि यह हमला पाकिस्तान के इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया था। इन हालात में पाकिस्तानी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान की फौजी तैयारियों के साथ साथ सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। किसी भी मुहिम जुई की सूरत में अपनी सालमियत का दिफा करेंगे। इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में हैं। इसाक डार ने आज कुवैत और हंगरी के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। उन्हें पाक भारत कशीदा सूरत हाल से आगाह किया है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा है। साथ ही इसाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और क़तरी वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता हुआ है। आज सेनेट इजलास से खिताब करते हुए इसाक डार ने इन राब्तों की तफसीलात बताई और कहा कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई कार्रवाई की गई तो इस दफ़ा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस वक्त तक हमने सऊदी अरेबिया, अमारात, कतर, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अजरबैजान, कुवैत, बहरीन और हंगरी, ये हमारे बड़े करीबी बड़े दोस्त ममालिक हैं। इन ममालिक के साथ जो जो अवेलेबल होते जा रहे हैं उनके साथ तफसील से गुफ्तगू हो रही है, उनको शेयर किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने यह काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ही दिन में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक क्वाडकॉप्टर्स के जरिए जासूसी की कोशिश की जा रही थी, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया है। और इस बढ़ती हुई कशीदगी में भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी ने भारतीय अफवाज को पहलगाम हमले का रद्द-ए-अमल देने की खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान पहले ही खदशे का इज़हार कर रहा है कि भारत किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकता है और सवाल यह है कि मुमकिन भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होंगे। इसके अलावा सिफारती सतह पर क्या किया जा सकता है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो कौमी सलामती के साबिक मुशीर हैं और जब वो मुशीर थे उनकी अजीत दोल से 2 दफ़ा मुलाकात भी हुई। इसके अलावा वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं नासिर जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अक्टूबर 2015 से जून 2018 तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। उन्होंने भारत के मुशीर कौमी सलामती अजीत दोल से बैक चैनल मुलाकातें भी की थी। नासिर जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपके तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए जो डिप्लोमेटिकली क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे, मगर उससे पहले बतौर जर्नैल आप जानते हैं दोनों ममालिक की क्या इस वक्त सलाहियत है जब एक ऐसा माहौल बना हो कि पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो इंडिया करेगा हम उसका दुगना करेंगे, और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा हो कि एक फ्री हैंड दे दिया है नरेंद्र मोदी ने अपनी अफवाज को, वज़ीर आज़म मोदी ने, कि वो फैसला करें किस तरीके से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि भारत किसी भी किस्म के हमले का एक माहौल बना रहा है। क्या हो सकता है और क्या दोनों अफवाज अगर आमने सामने आती हैं तो उस सूरत में क्या कैपेसिटी है दोनों की? अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरे ख्याल में कैपेसिटी तो दोनों मुल्कों की है और बहुत कंपैटिबल कैपेबिलिटीज़ दोनों के पास हैं। हम अपने मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो जंगी जुनून है, ये जो जंगी सोच है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक दीवानापन है, ऐसे हालात में एक पागलपन है। और स्पेशली जब एक कौम की आप शिनाख्त छीन लें, उनकी आज़ादी छीन लें, और फिर वहाँ से कोई तहरीक चले और आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट अगर रिएक्शन आए और आपका कमांड स्ट्रक्चर, आपकी इंटेलिजेंस अगर सोए रह जाए, तो एक जो इंसिडेंट है उस फेलियर को उठा के
आप एक न्यूक्लियर जंग बना दें, तो ये क्या सोच है या ये क्या क़यादत है? मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ़हम फरासत वाले जो समझते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का हासिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही है, तो ए बेटर सेंस शुड प्रिवेल। मेरे ख्याल में एक दफ़ा काम बिगाड़ के फिर उसको दोबारा कंट्रोल करना या संवारने से बेहतर है कि काम को ना बिगाड़ा जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फेलियर हुआ है, बजाय इसके कि उसकी कॉस्ट हम पे करें या हम पे डालें, उस फेलियर को खुद इन्वेस्टिगेट करें एंड होल्ड दोज पीपल अकाउंटेबल जिनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है, एंड प्लीज़ डू दैट पब्लिकली सो दैट हमारी पब्लिक को भी पता चले और आपकी पब्लिक को भी पता चले। और ये वॉर 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 की बातें ना करें, मैं तो ये कहना चाहूँगा। आपने एक बड़ी आप बात की अगर देखिए हर कोई कह रहा है, मैं धमकियां देने में और उस तरीके में बिलीव नहीं करता, लेकिन भारत को समझना चाहिए कि हमारे हालात हैं क्या। ऑब्वियसली वो कुछ भी करेंगे, जब भी उन्होंने किया हमें उसका जवाब हमने हमेशा ही दिया, तो अभी भी उनको समझना चाहिए कि हम उसका जवाब देंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। तो पहले भी आपने बड़े रैशनल तरीके से एक न्यूक्लियर पावर होते हुए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, तो अभी ये ऐसी सिचुएशन को इतना ब्लो अप ना करें कि हम जंग की तरफ चले जाएं। मैं ये कहना चाहूँगा। मगर जनरल साहब मुझे ये बताएगा कि जनरल साहब इस सिचुएशन में कि जब ज़ाहिर 2019 में जब सिचुएशन ख़राब हुई तो उस वक्त हुआ ये कि उनकी तरफ से एक सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया, फिर एक पायलट उनका जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराया, पायलट था उसको वापस किया खैर सगाली के तौर पर, और मामला आगे नहीं बढ़े। मगर जंगों के बारे में कहा जाता है कि आप शुरू अपनी मर्जी से करते हैं मगर ख़त्म अपनी मर्जी से आप नहीं कर पाते हैं। क्या ये हो सकता है कि वो एक कोई ऐसा एडवेंचर करे अपनी आवाम को या पॉलिटिकल तौर पर अपने नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए, फिर पाकिस्तान डबल करे और ये मामला रुक जाए? क्योंकि ज़ाहिर दोनों के पास न्यूक्लियर असासे हैं, कहाँ मामला जा सकता है? अगर ख़राब हो तो क्या खराबी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पुलवामा के बाद जो हुआ सब ने देखा, तो हमने उनका पायलट भी वापस किया। बल्कि आप मेरे से सुन के ये हैरान होंगे कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कितनी विजडम प्रिवेल हुई और इंडिया ने उस बात को मज़ीद आगे नहीं चलाया और उन्होंने इस पूरी चीज़ को एक काउंटर टेररिज्म के कंस्ट्रक्ट में रखा। यानी कि उन्होंने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा कि इसको काउंटर टेररिज्म के साथ लिंक किया जाए, ना कि जनरलाइज किया जाए। तो हमने तो उनको जवाब इफ़ेक्टिवली दिया ही दिया, लेकिन उन्होंने भी अक्लमंदी और शऊर का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से उन्होंने बात बाद में बढ़ने नहीं दी। अभी अगर वो चाहते हैं कि अवाम के जज्बात के साथ खेल के या इसको सियासी फ़ायदा हासिल करके वो कोई एक्शन करेंगे तो फिर हम उसका जवाब देंगे, तो उनको दोबारा फिर ना उसको कंस्ट्रेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दोबारा फिर वही सिचुएशन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड्स को ये सोचना चाहिए कि उस तरफ जाएं ही ना, बिकॉज वो रास्ता जो है वो मुकम्मल तबाही का रास्ता है। जब आप कहते हैं कि मुकम्मल तबाही का रास्ता है, आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि ये सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो जाए कि दो न्यूक्लियर नेबर्स हैं और मामला न्यूक्लियर तक चला जाए, जो ज़ाहिर है फिर हर तरफ ही तबाही होगी। ये हो नहीं सकता कि कन्वेंशनली एक दूसरे पर हमले हो रहे हों और यहाँ तक रुके कि वो हम पर करें, हम उन्हें जवाब दें, वो फिर हम करें, फिर हम जवाब दें। ये बात यहाँ नहीं रुकेगी। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस के साथ वो न्यूक्लियर की बातें ऐसे नहीं करता। मैं भी इस तरह बातें नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात सच है कि कन्वेंशनल कैपेबिलिटी जो है वो आइसोलेशन में नहीं है, न्यूक्लियर जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जंग जो है
उसका दरवाज़ा बंद हो चुका हुआ है, और अगर बंद नहीं है तो फिर मुकम्मल तबाही है। आप यकीन कीजिए, हम एक दूसरे को खा जाएंगे, एक दूसरे को हम तबाह कर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये छोटा सा इंसिडेंट, क्या ये स्टेट्समैनशिप है कि एक छोटा सा इंसिडेंट है और आप उसको इतना ब्लो अप कर रहे हैं कि आप पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल रहे हैं, पाकिस्तान को और भारत को आप ख़तरे में डाल रहे हैं। तो आई पर्सनली फील, जो मुझे डील करके और लीडरशिप का जो मुझे उनके विजडम का अंदाज़ा है, आई थिंक कि इट शुड स्टॉप हियर। और ये रोकने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान ने हर चीज़ ऑफर करके देख ली है, पाकिस्तान ने कहा आप हमें सबूत दे दें, वरना न्यूट्रल तहकीकात के लिए भी पाकिस्तान तैयार है। मगर वहाँ से जो मीडिया का नैरेटिव है या फिर खुद नरेंद्र मोदी हुकूमत का जो माजी में नैरेटिव रहा है, उसके बाद और जो इतनी हीट उन्होंने बढ़ा दी है, जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट हुआ है, उसमें क्या ऑप्शन है? नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं इस वक्त, वज़ीर आज़म मोदी? देखिए, असल में ये हिस्टेरिया ही जो है ना, हम दोनों को खा जाएगा। इस हिस्टेरिया को, इस गुस्से को, इस जज्बात को ही तो कंट्रोल करना लीडरशिप का काम है। और अगर आप खुद ही वो हिस्टेरिया क्रिएट करेंगे और खुद ही जज्बात इतने ऊपर ले जाएंगे और उसमें मीडिया भी अपना रोल इस तरह का प्ले करेगा, तो फिर स्टेट्समैनशिप जो है ना, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या आप एक छोटी चीज़ को इतना बड़ा कर दें। आपको अगर ताकत का खुमार है तो बेहतर तरीके से भी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। अभी ऑप्शंस ऑब्वियसली, अगर वो एग्रेशन पे हैं तो उनको ऑप्शन है, वो डिस्टेंट रहते हुए, बियॉन्ड विजुअल रेंज रहते हुए वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कोई आइसोलेटेड एक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसी तरीके से फिर हम उसको रिपीट कर देंगे, हम उसका जवाब फौरी तौर पे बगैर पूछे दे देंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप का आप सोचें। तो फिर वो सोच, फिर इट विल बी एट देयर डोर, तो वी विल टेक इट टू देयर डोर। तो ये आप देखिए ना कि 2 स्टेप आगे चल के सोचें। तो मैं ये समझता हूं कि इसको जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस इशू को दोनों साइडों को हैंडल करना चाहिए। मतलब दोनों साइडों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि आप मुशीर कौमी सलामती भी रहे, आपकी अजीत डोल से 2 मुलाकातें हुई, क्या ऐसे हालात में, इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या ऐसे हालात में भी कहीं ना कहीं कोई पसे पर्दा रवाबित होते हैं जो सिचुएशन को डील कर सकें, टेम्परेचर को नीचे ला सकें, या कोई रवाबित नहीं होते हैं? देखिए, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। मैं और अजीत डोवल साहब तो इस रिलेशनशिप को कॉल अवे रिलेशनशिप बना चुके थे। तो मैं ये समझता हूँ या जानता हूँ कि एक आपस में इनकी मीटिंग्स वगैरह ज़रूर होती हैं जो डिप्लोमेटिकली, और उनका भी ग्रुप है, हमारा भी ग्रुप है जो आपस में मिलते हैं। लेकिन वो, मेरा अंदाज़ा है कि वो ला हासिल किस्म की गुफ्तगू है, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो बायलैटरलिज्म को डिफीट कर चुका हुआ है। और चूँकि अभी इंडिया बड़ी अपने प्रोग्रेसिव ट्रेजेक्टरी पे है, तो वो पाकिस्तान के साथ उस तरीके से बात नहीं करना चाहता। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि जो डिप्लोमेटिक, जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, उसके ज़रिए से ही या वैसे भी तो बेटर सेंस शुड प्रिवेल। बिकॉज ये टिट फॉर टैट जो भी इसहाक डार साहब ने कहा है, या जो रिजॉल्व आपको आर्म्ड फोर्सेस का हमारी साइड पे नज़र आता है, मैं ये कहूँगा कि ये बात बढ़ जाएगी। इसको इधर ही रोकें, उसी में आपका फ़ायदा है, उसी में हमारा फ़ायदा है। इस जज्बात को ठंडा करें, टेम्पर्स को लो करें और प्ले इट कूलली, बिकॉज दिस विल डैमेज बोथ ऑफ अस। अच्छा, और इस सूरत में क्या फिर कोई तीसरा मुल्क, कोई दोस्त मुल्क, ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब की बहुत सरमायाकारी है, बहुत ज़्यादा इकनॉमिक कोऑपरेशन है दोनों के दरमियान, इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान। ईरान ने तो सालिसी ऑफ़र भी की है, क्या ये ममालिक कुछ किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, अगर ये टेम्परेचर बढ़ता गया तो ये तो अभी 1-2 मुल्क हैं
जिन्होंने सालिसी का कहा है, तो फिर पूरी दुनिया ही कूद पड़ेगी इसमें, क्योंकि उनको पता है कि हम दोनों में ये काबिलियत है कि हम दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एनीवन एंड एवरीवन वुड कम इन। तो ईरान ने अगर ऑफ़र की है तो उस चीज़ को हम कदर की निगाह से देखते हैं, बाकी ममालिक भी। बल्कि ट्रंप साहब ने कहा है मैं दोनों को जानता हूँ, तो उन्होंने ये कह के मैं दोनों को जानता हूँ, ये इतना एज ओल्ड मसला है, ठीक हो जाएगा। तो अभी इवन इफ ही हैज़ द फेथ इन आवर बोथ साइड्स लीडरशिप, तो मेरा ख्याल में लीडरशिप को ये रोल प्ले करना चाहिए और इस बात को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा, जब फेथ की जहां बात आ रही है, अब आपने क्योंकि पर्सनली डील किया है, अजीत दोवल साहब से भी किया है उस ज़माने में, तो आपको जिस लीडरशिप को आप जानते हैं, जिनसे आप मिले इंडिया की साइड से, आपको लगता है वो एस्केलेट नहीं करेंगे क्या होगा? देखिए, मैं और अजीत दोवल साहब, उनके लिए मेरा बड़ा इज़्ज़त और एहतराम है और ये म्यूचुअल है। हम दोनों ने एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त की है। मैं और अजीत दोवल साहब हम आपस में जब बात करते थे तो यही बात होती थी कि अगर हम दोनों के होते हुए अगर हमारा टेम्परेचर राइज करता है तो हम दोनों का कसूर होगा, एंड वी विल मेक श्योर कि हमारा टेम्परेचर कभी हाई ना हो, क्योंकि हम तो अमन की बातें करते थे। हम अपना जो यूथ बल्ज है यहाँ से, इंडिया से, वो यूरोप भेजने की बातें करते थे, वो ममालिक की बातें करते थे जहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन जा रही है, कि इन सब स्लॉट्स को, इन जगहों पे हम लोगों ने जाके तो ऑक्यूपाई करनी है ये चीज़ें। तो हम तो अमन की बात करते रहे, और मैं अजीत दोवल साहब को जानता हूँ, वो उनके ज़हन में बड़ी सारी कंसिडरेशंस हैं, अमन की बातचीत थी, और इस वक्त में भी मेरे ख़्याल में उनका मशवरा यही होना चाहिए असूली तौर पे कि इस इंसिडेंट की बुनियाद पे इतना बड़ा ख़तरा मूल ना लें दोनों ममालिक और इसको पैसिफाई करें। अच्छा, वज़ीर आज़म मोदी की अपनी अगर हम देखें पिछले 11 साल जब वो पहली दफ़ा इलेक्ट हुए तो ताल्लुकात की बेहतरी की कहीं ना कहीं ख्वाहिश नज़र आती थी। वो ख़ुद आ गए पाकिस्तान, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने अपने वज़ीर आज़म पर उस वक्त सवाल उठा दिया था, हालांकि भारतीय वज़ीर आज़म आए थे और उन पर वहाँ पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, मगर वो आए। मगर उसके बाद से हमें नज़र आया कि जो रवैया है वो बदलता चला गया, उनकी तरफ से जो ज़्यादा पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान मुखालिफ होने लगी, बात करने को वो तैयार नहीं नज़र आते थे, सर्जिकल स्ट्राइक और इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल। फिर तो पूरा का पूरा भारतीय मीडिया इस काम पर लग गया, बॉलीवुड इस काम पर लग गया कि जी घुसकर मारो, और ये सारा का सारा ये जो पिछले 8-10 साल में हुआ है, ये फर्क कैसे आया है, इसको आप किस तरह रीड करते हैं? देखिए, अगर मैं चाहूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर का नाम इज्जत से लिया जाए तो मैं उनके प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम इज्जत से लूंगा। देखिए, मेरी अजीत दोवल साहब की मुलाकात हो गई, उसके बाद सुषमा जी आ गई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी हमारे पास आ गए। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच आई फील कि आपके घर चल के आ गए, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को तकरीबन दोनों साइड्स ने उस तरीके से कैश नहीं किया। फिर उसके बाद इसी तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो अरप्ट होना शुरू हो गए, पठानकोट, उड़ी और इस तरीके से। उसका भी इल्ज़ाम इंडिया ने फिर हमारे पे ही लगाया, और फिर फाइनली उन्होंने यूनिलैटरली कश्मीर की आवाम के जज्बात को मद्देनज़र ना रखते हुए भी, जो बीजेपी का अपना एक एजेंडा था कश्मीर पे, उन्होंने 370 को एब्रोगेट कर दिया और उनकी कौमियत और उनकी शनाख्त छीन ली। तो वो एक ऐसा मौका था जिस पे बहुत बड़ा फ़र्क आ गया, क्योंकि हम कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद बायलैटरल बातचीत भी नहीं रही। तो ये जो थोड़ा अरसा है, इसमें इस तरह के वाक़यात और ख़ास तौर पे कश्मीर को जो उनकी आज़ादी को सलब करना था, वो बेसिस बना इस इतनी कशीदगी का। अब यहाँ पानी तक बंद करने की बात आई हुई है, ज़ाहिर है पानी बंद करने की बात आना, इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ करना, तो इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान ने जितना किया
उतना ही कर सकता है या पाकिस्तान को भी कुछ और करना चाहिए और भारत को भी कुछ और करना चाहिए सिचुएशन को बेहतर करने में? देखिए, दोनों साइड्स को करना चाहिए, दोनों साइड्स को मिलजुल के करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो इतनी समझदार होंगी कि उनको पता चल जाएगा कि जंग हासिल नहीं है, जंग का कोई हासिल नहीं है, एंड दे विल पैच अप। तो मेरे ख्याल में उन तक बात ना जाने दें, आप खुद दोनों साइड्स जो है मिलजुल के इसी वक्त पे इस मसले को हल करें। वी नीड टू कम क्लोज, वी नीड टू resolve our disputes, and both of us need to belong to future by resolving our disputes. तो ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए, इंडिया को भी करना चाहिए, क्योंकि अभी जंग हासिल नहीं है, जंग का कोई हासिल नहीं है। पाकिस्तान में ज़ाहिर एक ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करता था तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता था। ये माजी में होता रहा कि सिविल अस्करी क़यादत एक पेज पर नहीं थी, मगर हमने फिर इमरान खान साहब के टाइम में देखा, जनरल बाजवा भी चाहते थे ताल्लुकात बेहतर, इमरान खान भी चाहते थे। आज भी अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं तो अस्करी क़यादत की तरफ से भी ये नहीं है कि इंडिया के साथ जंग लड़नी है। आपको लगता है पाकिस्तान में इस वक्त माजी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है माहौल अगर इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है कि ताल्लुकात बेहतर हो सकें और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात के एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं इनसे पीछे हटा जा सके? ये इस वक्त माहौल ऐसा है? देखिए, असल में ना बेसिक कॉज जो है ना वो है कश्मीर। वो हमारे दरमियान और इंडिया के दरमियान हाइल हो गई है। अब ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर ले? कैसे वो लोग जो अपनी शनाख्त, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, कैसे, मेरा मतलब है, हम उनको मॉरल सपोर्ट ना दें? असल अब जो हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो है हम दोनों के दरमियान वो कश्मीर का है। देखिए ना, मामला चल ही रहे थे ना, तो अगर ये उसी तरीके से मसला चलता रहता, एब्रोगेट ना होता, कॉम्प्रीहेंसिव डायलॉग रहता, तो हम आपस में बातचीत करते रहते। तो अभी इन्होंने ना सिर्फ कश्मीर बल्कि साथ पानी का मसला भी क्रिएट कर दिया, यानी कि एक डिस्प्यूट पहले था तो अब उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद वाटर। तो दोनों साइडों को ये सोचना चाहिए और बोथ ऑफ अस नीड टू वर्क टुगेदर, और ये बायलैटरलिज्म जो डिफीट हुआ है उसको हमें रिस्टोर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब। साबिक मुशर्रफ कौमी सलामती की राय आपने सुनी। वो चाहते हैं कि सेंस प्रिवेल करे और सिचुएशन एस्केलेट ना करे, और इसी चीज़ का वो मुतालबा भी कर रहे थे कि यहाँ से भी टेंशन की बजाय मामला बेहतर सिमत में जा सकते हैं, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो ऐसा रास्ता है जो दोनों तरफ तबाही का रास्ता होगा। अमेरिका इस सूरत हाल में क्या कर सकता है, बैनुल अक़वामी बिरादरी इस वक्त क्या सोच रही है? प्रोफेसर हसन अब्बास साहब अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुतहर्रिक हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता हुआ है। इस हवाले से तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के बयान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग रब्ता हुआ है। अलग अलग उन्होंने बात की और उन्होंने पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है और ऐसी मुहाज़राई से बचने का कहा है जिसका अलमनाक नतीजा निकले। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कशीदगी में कमी के लिए मुसालिहत की पेशकश की है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद। हसन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब, ज़ाहिर आप अमेरिका में मौजूद हैं, अमरीकी मीडिया पर नज़र रखते हैं, जो अमरीकी पॉलिसी सर्कल्स हैं उनको ऊपर आपकी नज़र होती है। इस वक्त तक जो अमेरिका का रिस्पॉन्स है, ज़ाहिर है वो कोई बहुत ज़्यादा तशवीश वाला नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमने नज़र रखी हुई है। ट्रंप ने जो बयान दिया, सदर ट्रंप ने, वो तो ये था दोनों से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। और ज़ाहिर है जो अमेरिका का या अमेरिकन मीडिया का रिस्पॉन्स है वो खुद भारतीय तवक्कात के मुताबिक नहीं है। कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप वहाँ से? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पहले तो शुक्रिया ये मौका देने का कि अमेरिका इस वक्त असल में उसकी निगाहें रशिया यूक्रेन की तरफ भी
फोकस्ड हैं, उसके लिए और बहुत से मसाइल हैं, लोकल डोमेस्टिक इश्यूज बहुत बड़े हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सदर ट्रंप ने कहा, हालांकि वो आमतौर पे उनका ट्रेडिशनल तरीका है, वो जंप इन करते हैं, जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर पे सालिसी का रोल अदा करना चाहूँगा, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि ये खुद ही मसला अपना हल कर लेंगे। इनका मसला बहुत दरीना और बहुत पुराना है, इससे पता लगता है कि उनको यही ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन एक और बात भी है, और वो ये है कि आम तौर पर मीडिया में और थिंक टैंक्स में बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन आता है फौरी तौर पे पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में। इस दफ़ा ये हेडलाइंस या इस तरह की बात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इशू नहीं है। ये खतरे की घंटी भी है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब पाकिस्तान इंडिया का सिवियर क्राइसिस आया है, क्राइसिस मैनेजमेंट हमेशा अमेरिका ने की है, पिछले तीनों चारों दफा, चाहे कारगिल था, चाहे उसके बाद पुलवामा था, हमेशा। और मुझे ये ज़िम्नन याद आ गया एक अमरीकी सफ़ीर पुराने पाकिस्तान में रहे, उनसे बात हो रही थी इसी 2 दिनों पहले किसी कॉन्फ्रेंस में, तो वो साइड लाइन्स पे कहने लगे कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के सफ़ीर होते हैं वो हर वक्त आर्मी चीफ से, सदर से, वज़ीर आज़म से कॉन्स्टेंट इन टच होते हैं, और वो उनके दरमियान भी सालिसी का किरदार हिस्टोरिकली अदा करते हैं, और इंडिया के साथ भी। अब इस सिचुएशन में अमेरिका का पाकिस्तान में सफीर ना होना, और ये भी एक इशू है कि अगर क्राइसिस मैनेजमेंट अमेरिका ने ना की तो एस्केलेशन ज्यादा हो सकती है। एस्केलेशन शुरू करना बहुत आसान है, और दोनों ममालिक बहुत कॉन्फिडेंट है। एक थिंक टैंक की रिपोर्ट कल ये थी कि दोनों तरफ वाले ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये गलत ख्याल है। खुदा न खास्ता एक दफा गोली चल पड़े, या किसी का जहाज गिर जाए, या कोई इंकर्जन हो जाए, उसके बाद चीजें लोगों के हाथ से फौरन निकल जाएंगी। ये इस ज़मन में देखना जरूरी है। अमेरिका का ज्यादा इस वक्त इंटरेस्ट ना लेना भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। मतलब क्या ये तवक्को है वहाँ कि ये एस्केलेट करेगा ही नहीं? माजी में भी आमने सामने आते हैं और नहीं करते, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी आप न्यूट्रल से तहकीकात करा लें, हम तैयार हैं, प्रूफ सामने रखें, मगर भारत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, और अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया वो यही है कि वज़ीर आज़म मोदी ने मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है अपनी मिलिट्री को कि आप अहदाफ का तयन करें, मुकम्मल आज़ादी के साथ ऑपरेट करें। पाकिस्तान यहाँ से कह रहा है अगर आपने पहल की तो हम दुगना जवाब देंगे, और जैसा आपने कहा कि आप शुरू तो कर लेते हैं, फिर उसको कंट्रोल करना हाथ में नहीं होता। क्या दुनिया को यह लग रहा है कि होगा नहीं, मामला आगे बढ़ेगा नहीं? देखिए, वैसे तो दुआ और ख्वाहिश और होप यही है कि ना हो, और मुझे लगता है कि नहीं होगा। मैं उसके कोई आपको एम्पिरिकल एविडेंस नहीं दे सकता, लेकिन 2 बातें मैं कह सकता हूं। सदर वज़ीर आज़म मोदी का अपनी आर्मी को कहना कि आपको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी है, ये थोड़ी सी हैरानकुन बात है। वो इसका मतलब है थोड़ी सी अपने पे जो जिम्मेदारी है उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शिफ्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब भी उन्होंने रिएक्ट किया था वो पॉलिटिकली बड़ी मुश्किल सिचुएशन में थे, या उनका इलेक्शन आ रहा था। इस दफा अब वो अपने पॉलिटिकल कैरियर के इख्तिताम पर हैं। एक लिहाज से उनकी 2, 3, 4 दफा वो हुकूमत कर चुके हैं। अब वो नहीं चाहेंगे कि इस वक्त जंग हो, क्योंकि जंग गो पाकिस्तान के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है और अपनी गलतियों की वजह से वल्नरेबल है। पाकिस्तान तो उस स्टेज पे है जहां वो एक अगर ज्यादा सूरत-ए-हाल बढ़ गई तो दीवानावार हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा, ऑलरेडी मुश्किल में। इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी है, एक राइजिंग इकोनॉमी है। इंडिया के वजीर आजम कभी टॉप दुनिया के बिजनेसमैन को मिलते हैं। सदर ट्रंप सदर बने, वो फौरन वहां मोदी साहब पहुंच गए। इंडिया के भी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे, जो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप है। और एक वो टॉम फ्रीडमैन का बड़ा पुराना आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो इट्स वर्थ रीडिंग इट। जब पुराना क्राइसिस हुआ था 2001-2 में, उन सालों में, तो टॉम फ्रीडमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि बिजनेसमैन थे इंडिया के जिन्होंने जाके मोदी को कहा कि आप ऐसा ना करें। एक लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ लेकिन लिंक इशू जिक्र करना चाहता हूँ। आपने वजीर आजम का जिक्र किया पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये कहना कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन हो, मेरा ख्याल है ये उन्होंने ब्रिलियंट जवाब था और सही जवाब था। लेकिन पाकिस्तान को अब थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन जब हम दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करते हैं खुद भी करनी चाहिए। पाकिस्तान को ये नहीं कहना चाहिए था कि फॉल्स फ्लैग है। तो ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एविडेंस की बात है, तो आप फॉल्स फ्लैग का नैरेटिव पहले दिन से किसी ने लिख के दे दिया, सब लोगों ने कहना शुरू किया फॉल्स फ्लैग है। अगलों के लिए बड़ी ह्यूमिलेशन की बात है। तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी जरूरी है। इंडिया को भी के पास कोई एविडेंस नहीं है, इंडिया ट्रैक रिकॉर्ड पे कह रहा है और इंडिया बिल्कुल गलत कर रहा है। कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर कोई 80 टूरिज्म की कंपनीज थी, वो सब कश्मीरी मुसलमानों की थी, उनमें से आधी से ज्यादा आज बंद हो गई हैं। कश्मीरियों के लिए तो सबसे खौफनाक बात है। इस वक्त कौन ये चाहेगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को समझना चाहिए, कोई ऐसी तीसरी अथॉरिटी या तीसरी इंस्टीट्यूशन या तीसरी कुव्वत
तो नहीं है जो चाहती है कि ये दोनों लड़ पड़े। ये गौर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में नहीं था, ना इंडिया के इंटरेस्ट में है। ये बहुत से लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के, अब ये आखिरी बात है ज़मन में, इंडिया कह रहा है कि ये लश्कर तैयबा का एक ग्रुप था, रेजिस्टेंस फ्रंट। भाई रेजिस्टेंस फ्रंट कहाँ से आ गया? पाकिस्तान ने तो लश्कर तैयबा के लोगों को बहुत सख्त दबाया है, जैश मोहम्मद के लोगों को भी दबाया है, बहुत से लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं। लेकिन जिन लोगों को एडिक्शन हो जाती है वायलेंस की, ये पुराने पंजाबी तालिबान के बाज़ ग्रुप्स थे जो जाके तहरीके तालिबान से भी मिल चुके हैं। जो तहरीके तालिबान से मिल चुके हैं वो चाहे कुछ चले गए अफगानिस्तान में, कुछ बॉर्डर रीजन में, हो सकता है उनमें से कोई देश का ग्रुप हो जो चाहे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, खुदा न खास्ता जंग हो, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स होंगे जो पीस पेस बढ़ाना चाहते हैं। वो इंडिया के भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान के भी दुश्मन है। मैं तो कहूंगा कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के ये कहें कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, पाकिस्तान के पुलिस अफसरान को भेजते हैं जो कुछ हैं बड़े, तारिक खोसा साहब में बड़े मशहूर लोग हैं जिनकी बड़ी इज्जत है, इंडिया के भी बड़े शानदार पुलिस अफसरान हैं, उनको मिलाएं। हर दफा बाहर तीसरी कुव्वतों को ना दावत दें, ना उनके आगे मिन्नत समाजत करें। अपने आप को मैच्योर सिविलाइजेशन, कहीं हम कहते हैं गंधारा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया अपने आप को इतनी बड़ी ट्रेडिशन बताता है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि एक दूसरे से सीधी बैठ के बात कर सकें। तो मेरा ख्याल है आपको लगता है कि बायलैटरली ही इस मसले का हल है, कोई सालिसी हो? जिस तरीके से बहुत सारे ममालिक हैं, यहाँ तक कि हमास और इसराइल में इतनी तबाही के बाद भी सालिसी हो रही है, कतर सालिसी कर रहा है, फिर ओमान सालिसी कर रहा है, ईरान और अमेरिका के दरमियान। आप कह रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, दोनों ही मेच्योरिटी का सबूत दें, और ऐसे आपको हालात नज़र आते हैं कि वो मेच्योरिटी दिखे और भारतीय हुकूमत बात कर ले पाकिस्तान से? बहुत अच्छा सवाल और अच्छी मिसाल है। यहाँ फ़र्क ये है कि आपकी ज़बान बहुत मिलती जुलती है, आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मिलता जुलता है, आप लोगों ने इकट्ठा ग्रो किया है। जो सूफिया की बड़ी दरगाहें हैं अजमेर में, न्यू दिल्ली में, निज़ामुद्दीन औलिया, वहाँ जाके देखें, मैं जाके देख चुका हूँ, वहाँ जितने बाज़ दफ़ा हिंदू हैं उतने ही मुसलमान हैं। आप लोगों के कल्चरल, आप लोगों की सिविलाइजेशन, आपकी लैंग्वेज जुड़ी हुई है। ये थोड़ी सी जो एक बैरियर है, जिस दिन ये अबूर हो गया तो आप हैरान होंगे कि मुझे यकीन है कि इन लोगों की दोस्ती भी उतनी शानदार होगी जितनी दुश्मनी इस वक्त ये बदतर दिखाई जा रही है। लिहाजा कोई और इनिशिएटिव ले सकता है, ओमान का बड़ा रोल हो सकता है, टर्की का रोल हो सकता है। टर्की ने तो अब जरा इंडिया वाले उनसे नाराज हैं थोड़े से शायद, लेकिन कतर, मैं समझता हूँ कतर और ओमान, मुझसे अगर कोई पूछे मैं कहूँगा इन दोनों को आप शामिल करें। ईरान खुद मुश्किल में फंसा हुआ है, ईरान के सदर ने कहा है वो अपनी मुश्किल मुसीबत में फंसे हैं, वो तीसरी जगह पे वो कहाँ पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए कुछ करेंगे। लेकिन इस वक्त इनिशिएटिव कहीं से लिया जाए। अमेरिका, सऊदी अरब का के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म मोदी थे भी सऊदी अरब के दौरे पर, और उनके बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। आपके ख्याल में सऊदी अरब भी कोई किरदार अदा कर सकता है या मुत्तहिदा अरब अमारात? अच्छा सवाल है। सऊदी अरब कब कह सकते हैं कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जा सकता है? मुझे लैटिन अमेरिका की एक मिसाल याद आ गई, गालिबन पेरू उसमें शामिल था। जब उनका क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा तो हमारे एक उस्ताद हैं रॉजर फिशर, गेटिंग टू यस उनकी मशहूर किताब है, पाकिस्तानियों को ज़रूर पढ़नी चाहिए, तर्जुमा भी हो चुका है उर्दू में। वो ये कहते थे कि ये बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया ना, इसको एक जॉइंट पार्क बना लें, और इट वाज मैसेजिंग। बाज़ दफ़ा छोटी सी कोई और इनिशिएटिव लेता है, आइडिया देता है, लेकिन मुझे लगता है जब बाहर से कोई आइडिया मिला, ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे, और हार्डकोर लोग ना नहीं बिठाए जाते। जब भी नेगोशिएशन करनी हो, पाकिस्तानी दोनों तरफों से ऐसे लोगों को बिठाते हैं जो हॉक्स हैं, वो एक दूसरे पे तानाबाजी करते हैं, एक दूसरे पे टॉन्ट करते हैं, बात आगे नहीं चलती। मैं बहुत से कुछ ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 का हिस्सा हूँ पिछले 10 सालों से। जब भी कोई विजडम वाले लोग आते हैं दोनों तरफ से, तो वो बात ऐसे अच्छी तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन दोनों तरफ वाले आमतौर पर पिछले अरसे से, पिछले 2-3 सालों से हॉक्स को आगे कर रहे हैं। तो हॉक्स को आगे करने से दोनों तरफ ये सोचना होगा कि जेन्युइनली इस रीजन के लोगों का फ्यूचर बहुत खौफनाक हद तक ब्लीक हो जाएगा। क्लाइमेट चैलेंज आपके सर के ऊपर खड़ा है, किसी ने आपको नहीं बचाना आके, आपके सैलाब आ गए तो किसी ने, आपकी गर्मी जी की शिद्दत पड़ गई, किसी ने बाहर से, अमेरिका ने आके, रूस ने, चीन ने आके नहीं बचा सकना आपस में। ये रियलाइजेशन, ये मोमेंट जो क्राइसिस का है, इस मोमेंट में सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि हम तब्दील एक मुख्तलिफ साउथ एशिया, एक पीसफुल साउथ एशिया भी देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि अगर पीस इनिशिएटिव किसी ने बाहर से एक दफा टेबल पे इनको बिठा दिया और दोनों तरफ से हॉक्स नहीं, पीसनिक्स को भेजा गया जो बहुत से हैं दोनों तरफ, तो बात बड़ी अच्छी जानिब चलेगी। बहुत शुक्रिया, तज़किया आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।